हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग जो है मूल अधिकार को इसमें पढ़ रहे हैं, जो कि संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 तक आता है, उसमें मूल अधिकार में। तो आज हम लोग 20 से लेकर और 35 तक यानी कि 20 to 35 तक देखेंगे आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुआ है या उसको सज़ा दी जाएगी तो उसे किस तरह के अधिकार जो है दिए गए हैं संविधान में, मूल अधिकार उसको किस प्रकार दिया गया है, ये बात की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 20(1) कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। ठीक है, ये कह रहा है आर्टिकल 20 सब सेक्शन 1 कह रहा है कि उस समय जो कानून बना हुआ है उस अपराध के लिए, दंड के लिए, उसी के अनुसार जो है उसे सज़ा दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो इस समय उस अपराध के लिए जितना, यानी कि कोई अपराध कर लिया, किसी से मारपीट कर लिया, अगर 5 साल के लिए सज़ा है तो उसे 5 साल तक ही सज़ा दी जाएगी। ये बात कह रहा है आर्टिकल 20 सब सेक्शन 1। ठीक है, कह रहा है कि आप बढ़ाओगे नहीं, जो दिया गया है उस सज़ा के लिए उतना ही दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिकल 20 सब सेक्शन 2 कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर कोई मर्डर किया है व्यक्ति और उसे 20 साल की सज़ा भुगत चुका है तो उसी अपराध के लिए फिर उसे सज़ा नहीं दी जा सकती, ये कहता है आर्टिकल 20 सब सेक्शन 1। ठीक है, और आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 यानी कि 20 सेक्शन 3 में कहता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर वो कबूल नहीं कर रहा है अपने अपराध को तो उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 20 के सब सेक्शन 3। तो ये ध्यान रखना कि ज़बरदस्ती उससे कबूल नहीं कराया जाएगा। ठीक है, ये स्वयं संविधान ने कहा, स्वयं अपने विरुद्ध एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 20(3) में कहा गया। आगे एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया इस पर कि स्ट्रेंथन द राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन यूजिंग द साइंटिफिक टेक्निक। ठीक है, कोई व्यक्ति से सबूत के लिए क्या हम साइंटिफिक मशीनरी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीग्राफ एंड नार्को टेस्ट, इसके साथ ही ब्रेन मैपिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कर सकते और इसके लिए आप जो है अनुमति लेना होगा उस व्यक्ति की पहले। ठीक है, और साथ ही दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि डीएनए टेस्ट में उसकी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आगे चलते हैं और जो है मूल अधिकार का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21। ठीक है, जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक त्रुटि बता दूं कि पिछले जो फंडामेंटल राइट में हम आर्टिकल 19 पढ़ रहे थे, उसमें जो विदेश जाने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है, ना कि 19 में। 19 में आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, न कि विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि कोई व्यक्ति विदेश जा सकता है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत। अब आओ देखते हैं आर्टिकल 21 क्या है। तो इसका हिंदी होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, कि हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है जीवन में। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, हमारे अधिकार केवल तभी कट हो सकते हैं जब विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया हो, उसके अनुसार ही। ठीक है, मनमानी नहीं। ठीक है, एवरी पर्सन सबके लिए है ये, जो भारत में रहता है, चाहे वो सिटीजन है और चाहे सिटीजन नहीं है, सबके लिए आर्टिकल 21 है। इससे पहले मैंने बताया था कल वाली क्लास में कि जो है
आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 ये केवल भारतीयों के लिए है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके लिए है, बाहरी के लिए नहीं है। जबकि आर्टिकल 21 जो है सबके लिए है, ठीक है। तो इसमें पहला केस आया AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। चेन्नई को पहले मद्रास कहते थे, 1950 में एक केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम द आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। ये केवल एग्जीक्यूटिव तक सीमित है। अगर लेजिस्लेटिव उस पर एक्ट बनाएगा, जैसे कि कोई फ्रॉड कर दिया, तो लेजिस्लेटिव से एक्ट बन के उसके ऊपर जो है फाइन ठोका जा सकता है। तो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए ना कि लेजिस्लेटिव के है। और ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है इन आर्टिकल 21, ठीक है, ये डिफरेंट है फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है US से लिया गया। ये ड्यू प्रोसेस लॉ मतलब आप बाद में जो है कानून बना के उसे सज़ा दे सकते हो। अगर वो अपराध किया हो, कोई कानून आपके पास उपस्थित नहीं है कि हम सज़ा दें, तो जो है बाद में कानून बना के सज़ा दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि 2015 में एक्ट बनाया गया था जुवेनाइल से रिलेटेड, तो जो है बाद में उसे अपराध हो गया, उसके बाद जो है कानून बनाया गया और उसे जो है जुवेनाइल को सज़ा दी गई और उसे बाद में चल के फांसी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें बता रहा है। ये बेसिकली इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। जैसे अपराध हुआ है उसके बाद एक्ट बनाएंगे। लेकिन जो ये है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो इसमें ये नहीं होता। ये जो है उसी के अनुसार जो है सज़ा दी जाएगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं और केस 2 मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि हम बताए 1978 में आया था। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 21 के तहत जो है विदेश जाने का अधिकार जो है सिटीजन को प्राप्त है, ठीक है, सिटीजन नॉन सिटीजन को। आगे इसमें बहुत सारे अधिकार जोड़े गए आर्टिकल 21, क्योंकि ये बहुत ही स्कोप रखता था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो इसमें बहुत सारा चीज़ें आ जाएगा, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट एंड हम लोग देखते हैं कौन कौन से राइट जो है आर्टिकल 21 के तहत हम लोग को मिले हुए हैं। तो राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 21 में ये मिला है। KS पुट्टास्वामी केस 2017 में, ठीक है, 24 अगस्त 2017 को जो है निजता का अधिकार, इसे बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, जो है सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट माना है और ये आर्टिकल 21 के तहत रखा है, ठीक है। जीविकोपार्जन का अधिकार, कोई व्यक्ति जो है लिवलीहुड करके अपना जीवन यापन करेगा, ठीक है। एंड शिक्षा पाने का अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है। चिकित्सा पाने का अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति घायल है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसे तुरंत जो है उसे इलाज दिया जाए जिससे उसकी जान बचे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 में है। राइट टू शेल्टर, आश्रय प्रदान करे राज्य, ये भी अधिकार है व्यक्ति का। फ्री फूड, ठीक है, जो गरीब हैं, बेघर हैं, जिनकी अर्निंग नहीं है या जो भीख मांगते हैं, उनको जो है राइट टू शेल्टर दिया जाए, उनको फ्री फूड अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। उसके बाद पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर, स्वच्छ हवा और पानी जो है ये व्यक्ति का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। इसके साथ ही एकांतता का अधिकार है, ठीक है, एकांतता के अधिकार में फ़ोन टैपिंग ना हो, ये भी उसका अधिकार है। विमेन को माँ बनने का और ना बनने का अधिकार है, किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। आगे देखते हैं, राइट टू लाइफ है, व्यक्ति को जीने का अधिकार है। राइट टू डाई भी है, ठीक है, डिग्निटी के साथ व्यक्ति को मरने का अधिकार है, ठीक है। अगर वो झेल कर मर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वो व्यक्ति को जो है उसे बोलते हैं पैथिव एनुथीसिया, ठीक है, उसके तहत जो है उसे इंजेक्शन देकर डेथ दिया जाएगा। इसे बोलते हैं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार या गरिमापूर्ण मरने का अधिकार, ठीक है। कोई झेल के मरे, इससे अच्छा है कि उसे जो है मृत्यु दिया जाए। तो ये भी है। राइट टू डाई है, बट वो पैसिव केस में है, ठीक है, जब व्यक्ति एक्टिव ना हो। आगे पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग बैन, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग ना हो, इसका भी अधिकार है व्यक्ति को। अगेंस्ट द विमेन एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस, ठीक है, उसका सेक्सुअल एब्यूज़ ना हो विमेन का, ये अधिकार है विमेन को, ठीक है, वर्क प्लेस पे।
हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, ये आर्टिकल 21 कहता है। लिंग परीक्षण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, लिंग परीक्षण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 21। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, व्यक्ति को एकांत में जो है कैद ना किया जाए, ये भी अधिकार है। सम्मान से मरने का अधिकार है, ठीक है, जो कि मैंने बताया था, जटिल बीमारी पर इच्छामृत्यु दी जाए, ठीक है, क्योंकि उसे सम्मान से मरे नहीं तो पता लगा जीवन भर पूरा परेशान हो गया। और आर्टिकल 21A चलते हैं आर्टिकल 21A जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। और जो है इसमें जो है आर्टिकल 45 को चेंज करके 0 to 6 साल तक के बच्चों को जो है उनकी देखभाल, हेल्थ और फूड के साथ साथ उनके शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। स्टेट जो है उसके लिए स्कीम बनाएगा। और आर्टिकल 51A इसके सब सेक्शन K में जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ने का अवसर उनके अभिभावक देंगे, ऐसा व्यक्ति का कर्तव्य है, ठीक है। तो 3 आर्टिकल में संशोधन किया गया था, 21, 45 एंड 51 ये सब सेक्शन K में, ठीक है। आगे बढ़ते और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ठीक है। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद उसे कौन कौन सा अधिकार है, ये जो है हमें आर्टिकल 21 जो है बहुत सारा अधिकार देता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो आर्टिकल 22 से 21 का पूरक है, ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड है, लेकिन हम लोग आर्टिकल 22 के देखेंगे। तो आर्टिकल 22 बेसिकली 2 पार्ट हैं आर्टिकल 22 के। उसमें एक सामान्य लॉ इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सामान्य केस है तो उसे, जैसे कोई व्यक्ति अपराध कर दिया तो सामान्य केस बनेगा, तो उसके बाद क्या क्या उसे सुरक्षा दी गई है व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को, उसके बारे में। और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है, उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है जिससे कि कोई अपराध ना हो, ठीक है। ये 2 प्रकार के इसमें जो है वर्ग बनाए गए हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं सामान्य केस, यानी कि कोई अपराध कर दिया है उस स्थिति में, तो इसको एड्रेस करता है आर्टिकल 21 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। तो इसमें व्यक्ति को गिरफ्तार होने के बाद उसे कौन कौन से अधिकार हैं। तो पहला, व्यक्ति का गिरफ्तारी का कारण जानना, व्यक्ति जो है जो गिरफ्तार हुआ है वो कारण जाने कि किस लिए गिरफ्तार हुआ है। दूसरा, वो अपनी पसंद के वकील को जो है परामर्श करेगा, परामर्श लेने का अधिकार होगा, वो व्यक्ति वकील रख सकता है, ठीक है, अपने मनचाहे वकील रख सकता है। तीसरा, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर नियर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यह जो है टाइम जो है इसमें बढ़ाया जा सकता है उस समय जब व्यक्ति को दूर ले जाना हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है अगर टाइम लगता है ट्रांसपोर्ट में, मान लो 10 घंटा, तो उसे ऐड किया जाएगा क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का टाइम लगेगा। जैसे कि अभी इंदौर के जो कपल थे और मेघालय में डेथ हुआ था, तो यहाँ से पुलिस लेके जा रही थी, तो उसे 1 दिन लगा, तो वो उसको छोड़ के जो है 24 घंटे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह समझो। चौथा, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के 24 घंटे से अधिक नहीं, ठीक है। मजिस्ट्रेट से अनुमति ले लेते हैं और 24 घंटे के अंदर ही पेश करना होगा, ये बोलना है। चलते हैं दूसरा, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स कोई अपराध होने वाला है, ठीक है, उससे जो है पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये जो है आर्टिकल 22, 3, 4, 5, 6 और 7 तक है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 22 सबसेक्शन 3 में कहता है कि अपराध होने से पहले इसे रोकने के लिए कंट्री इनमें कोई टेररिस्ट घटना होने वाली है या सांप्रदायिक घटना होने वाला है, कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है या आतंकवादी घटनाएं करने वाला है व्यक्ति कोई, तो उसे हम लोग मतलब अगर इन्फॉर्मेशन मिला है तो उसे गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है 22 सबसेक्शन 4 और 7 निवारक निरोध के बारे में, और 22, 4 और 5 प्रावधान करता है
कि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 मंथ तक निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा तक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। कोई आतंकवादी मान लो घटनाएं पाकिस्तान से आया या यहीं का कोई व्यक्ति आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला है और पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गया इंटेलिजेंस एजेंसियों के द्वारा, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 3 महीने तक उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसको आधार बताया जाएगा। तीसरा, गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध रिप्रेजेंटेशन का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, वो व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन रखे, यानी कि वो वकील रखे, ठीक है, अपनी बात रखे, ये भी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 3 मंथ से उसकी कैद को बढ़ाया जा सकता है उस स्थिति में जब हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक गठित सलाहकार बोर्ड की राय हो कि 3 महीने से बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो जो है वो बढ़ा सकता है। ठीक है, दूसरा, संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया हो। कोई टेररिस्ट पर विशेष एक्ट बना है अगर, तो उसके अधीन कार्रवाई किया जाएगा और उसके अनुसार ही उसे बढ़ाया घटाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 22 सब सेक्शन 7 कहता है कि पार्लियामेंट इस संबंध में विधि बनाने के लिए जो है स्वतंत्र है और विधि बना सकता है। ठीक है, स्टेट असेंबलीज नहीं बना सकती। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है PDA 1950 में एक्ट बना था, इस सब के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। मीसा बना था 1951 में, और NSA जिसे रासुका भी कहते हैं 1980 में बना था। टाडा कहते हैं टेररिस्ट से रिलेटेड था 1985 में। पोटा 2002 में। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन इस तरह का जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 23 एंड 24 जो है देखते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं तो आर्टिकल 23 देखते हैं, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो इसमें जो है निषिद्ध करता है, ठीक है, किसको, ट्रैफिक, ह्यूमन मानव का खरीद बिक्री रोकता है और जो है बेगार या फोर्स्ड ज़बरदस्ती काम कराने को जो है रोकता है। ठीक है, आर्टिकल 23 लेबर विदाउट पेमेंट, तो इसे कहा जाता है फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर में कौन कौन आते हैं, तो ये बेसिकली इसमें दास प्रथा, बेगार या बलात्श्रम, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, बंधुआ मजदूरी, ETC, ये सब जो है इसमें आते हैं। ठीक है, आप देखते हैं 23 सब सेक्शन 2 में राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार होगा। ठीक है, जैसे कि वार का समय है तो जो है राज्य रिक्रूट कर सकता है, फोर्सफुली रिक्रूट कर सकता है अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये इसके लिए एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 24 देखते हैं, तो इसमें प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो इसमें बच्चों को जो है रोका गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, 14 साल तक के कम बच्चों को जो है रोका गया है। कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम कार्य को निषेध किया गया है कि वहाँ पे बच्चों को, 14 साल से कम बच्चों को वहाँ पे कार्य पे न रखा जाए, और वो छोटे मोटे काम जैसे कि पिता का कोई शॉप है छोटा मोटा, तो उस पर वो हाथ बटा सकता है। ठीक है, उसके लिए भी नियम है और लॉ है कि उतने लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि उसे शिक्षा की ज़रूरत है। आर्टिकल 25 देखते हैं, 25, 26, 27 जो है ये तीनों, और 28 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित है। ठीक है, व्यक्ति को कौन कौन से धार्मिक आज़ादी मिली हुई उससे रिलेटेड है। एक तो यहाँ पे है और एक अलग है सेकुलर शब्द प्रियम्बल में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये चारों आर्टिकल जो है भारत को सेकुलर बनाती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो मूल संविधान में था जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो है सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। तो भारतीय सेकुलर का मतलब ये होता है कि जो भी रीति रिवाज, परंपरा, कर्मकांड और आस्था है व्यक्तियों का, या जो भी धर्म में उपासना और आस्था रखता है व्यक्ति, वो अपना स्वतंत्रता पूर्वक उसे जो है निर्वहन करे। ठीक है, और जो है इसके साथ ही राज्य जो है सभी धर्मों के आगे बढ़ने के लिए काम करेगा। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों के आगे बढ़ने के लिए जो है उन्हें मदद करेगा। ठीक है, इसके साथ ही कुछ जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जैसे उसके लिए पब्लिक ऑर्डर या
जो है रूल ऑफ लॉ बेस्ड हो, ठीक है, किसी को नुकसान ना हो। तो ये सब चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे। तो आओ देखते हैं हमें कौन कौन सा जो है रिलीजियस राइट यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या क्या मिला हुआ है। तो हम लोग सेकुलर का मतलब जाने, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेकुलर कंट्री दुनिया में पहला यूएस जो है बना था सेकुलर कंट्री। और एस.आर. बोम्मई केस में बताया गया है कि जो सेकुलर वर्ड है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो है एक संविधान का मोटा मोटा रूप क्या है, देश का रूप क्या होगा गवर्नेंस सिस्टम का, उसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो उस बहुत सारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में, पहली बार तो 1973 में इस वर्ड को लाया बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें ऐड करते करते बहुत सारा बेसिक स्ट्रक्चर बना डाला है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अनुसार जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्निंग सिस्टम का मॉडल रहेगा, ठीक है, यह संविधान का स्ट्रक्चर रहेगा। तो उसमें ये सेकुलर वर्ड भी ऐड किया गया है। उसके साथ ही डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब वर्ड उसमें बहुत सारे चीज़ें, जुडिशरी रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, ये सब कम से कम 20 से अधिक वर्ड इसमें ऐड किए गए हैं जो रहेगा मेंटेन, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो फ्रीडम ऑफ कंसेंसस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन। तो कोई व्यक्ति जो है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है, फ्री है प्रोफेस करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रैक्टिस उसे अपनाने के लिए, एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी धर्म को वो मानने के लिए स्वतंत्र है, उसमें आस्था में विश्वास करने के लिए स्वतंत्र है, और उसे प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। ये कहता है आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 25(1) क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण करने की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप में मानने और आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है, ठीक है। प्रचार का मतलब ये, प्रचार में जो है धर्म परिवर्तन आता है प्रचार में, ठीक है। कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित है तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए आप धन देकर या मैरिज के बहाने या कोई लैंड या किसी भी लोभ पर अगर आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो किसी का, तो वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। आगे देखते हैं सम रिस्ट्रिक्शन इस पे लगाया गया है, जैसे कि अब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो, ठीक है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो है बकरीद के समय गो हत्या जो है बैन है और गो हत्या ना हो, ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, क्यों, क्योंकि इससे हिंदू समाज का जो है, बहुसंख्यक हिंदू समाज का जो है आहत होता है, उसका जो है आस्था, ठीक है। तो इसलिए जो है पब्लिक ऑर्डर ख़राब ना हो, इसलिए जो है रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और मानव खोपड़ी, वेस्ट बंगाल में कुछ समुदाय जो है मानव खोपड़ी लेकर चलते थे, उस पर भी रोक लगाया गया है, ठीक है। मॉरलिटी होनी चाहिए हेल्थ के आधार पर, हेल्थ नुकसान ना हो व्यक्ति का, ठीक है। तो इस तरह आप धर्म का प्रचार प्रसार करें। आर्टिकल 25(2) कहता है कि स्टेट लॉ बना सकता है, ठीक है, इस पर जो है पार्लियामेंट एक्ट बना सकता है। एंड धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने वाली, ठीक है, इसमें होगा। और सामाजिक कल्याण सुधार के लिए, ठीक है, ये सब पर जो है स्टेट लॉ बना सकती है, ठीक है। सामाजिक कल्याण या सुधार हो रहा है तो जो है स्टेट लॉ बनाएगा। हिंदुओं की धार्मिक आस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध कर सकता है, ठीक है। हिंदू के अंतर्गत इसमें आएंगे बौद्ध, जैन, सिख, ठीक है, ये तीनों जो है हिंदू के अंतर्गत आएंगे, तो ये ध्यान रखना। इसके साथ ही सिख के बारे में कहा गया है, जो व्यक्ति कृपाण धारण करता है वो सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा होगा, ठीक है। उसे बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी उसमें कि वो अपना जो है पकड़ी निकाले, ठीक है, वो सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा है। आर्टिकल 26 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो जो व्यक्ति, जो धर्म है वो अपने जो है रिलीजियस मैटर को जो है मैनेज करने का अधिकार है, उसे फ्रीडम है, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक संप्रदायों को है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, व्यक्ति को नहीं, धार्मिक संप्रदायों को। धार्मिक एवं चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना एवं पोषण करने का अधिकार है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है, विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है, ठीक है। उसमें जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, ठीक है, वो रूल बेस्ड हो। आर्टिकल 27 चलते हैं। तो फ्रीडम टू
टैक्सेस फॉर द रिलीजन प्रमोशन, ठीक है। इसमें टैक्स नहीं लगा सकते कोई भी रिलीजन, ठीक है, शुल्क लगा सकते हैं। शुल्क मतलब अगर हम किसी टेम्पल, गुरुद्वारा या मस्जिद में जाएं तो वो शुल्क लगा सकते हैं, ताकि उस पैसे से वो वहाँ के साफ़ सफाई या मेंटेन रख सकें उसको, ठीक है। लेकिन टैक्स नहीं लगा सकते कि आप कोई मुस्लिम समाज है तो आप यूनिवर्सल टैक्स लगा दिए 10%, नो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। उसे राइट केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है। ये कहता है 27 आर्टिकल। आगे चलते हैं, आर्टिकल 28 देखते हैं। उसमें आर्टिकल 28(1) कहता है कि स्टेट फाउंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो स्टेट फंडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा जो है, मान लो कोई मदरसा इस्टेब्लिश और वो जो है, मान लो कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है और वो सरकार से फंडेड ले रही है, तो वो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी, ये ऐसे कह रहा है, ठीक है। 28(2) कहता है कि ट्रस्ट बेस अगर कोई है, ठीक है, तो वो अपना धार्मिक शिक्षा दे सकता है। आर्टिकल 28(3) कहता है कि स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए अगर कोई स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसमें किसी व्यक्ति को, बच्चे को जो है बाध्य नहीं किया जाएगा कि धार्मिक उपासना में भाग ले ही वो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे आर्टिकल 29 और 30 में, तो इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या है, तो इसमें माइनॉरिटी के हितों को संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, तो इसमें माइनॉरिटी क्लास को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। पहले में क्या है, उनके हितों को संरक्षण 29 में, और 30 में क्या है, शिक्षण संस्थानों की इसमें स्थापना करेगा और उसको प्रशासन करने का अधिकार होगा, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 29(1) क्या कहता है, प्रत्येक नागरिक को जिसकी विशेष लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। 29 कहता है किसको, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक, ठीक है। तो ध्यान रखना 29 में केवल अल्पसंख्यक नहीं है, उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों है, वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा। जैसे कि भारत में जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, कई हज़ारों जो है यहाँ ट्राइब हैं, ठीक है, तो वो अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको मेंटेन रखें और वो अपने डाइवर्स कंट्री को मेंटेन रखें, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 29(2) कहता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश के बारे में स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है अगर, ठीक है, तो उसके प्रवेश के समय जो है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा आदि किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, अगर वो सरकार से फंड लेती है तो, ठीक है। आगे 30 में भी यही कहा गया है, जैसे माइनॉरिटी क्लास को शिक्षण संस्थाओं के स्थापना में प्रशासन का अधिकार होगा, उसमें जो है 29(2) लागू होता है, वहाँ भी केवल धर्म, मूलवंश और भाषा के आदि के आधार पर उसे वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर वो स्टेट फंड ले रहा है तो। आर्टिकल 31 कहता है कि संपत्ति का मूल अधिकार था आर्टिकल 31 में, ठीक है, इसको हटा दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, ठीक है। तो दो जगह था, कहाँ, एक था 19(1)(f) में और एक था आर्टिकल 31 में, तो इसे हटाया गया था और इसे लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A, और ये पार्ट है 12 में, ठीक है, तो इसे लीगल राइट बनाया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, तो वो लीगल राइट है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद चलते हम लोग फर्स्ट, इसी में आर्टिकल 31 से जुड़ा है, तो इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। इसमें 3 जोड़े गए थे, 2 आर्टिकल और एक शेड्यूल, जैसे कि आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, इसके साथ ही शेड्यूल 9 ऐड किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 31A जो है लैंड एक्विजिशन से संबंधित है, इसमें ज़मींदारी उन्मूलन की बात की गई थी, ठीक है, बहुत सारे ज़मींदार होते थे उस समय, उसको उन्मूलन की बात की गई। और जो है 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है 1964 में, इसमें जो है 31 का यानी ए में संपदा के अर्थ को विस्तृत किया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं और 31 से कुछ और मैटर देखते हैं 31 से रिलेटेड। तो आर्टिकल 31B रिलेटेड विद द शेड्यूल 9 से संबंधित है, आर्टिकल 31B, ठीक है। आर्टिकल 31C जो है ये ऐड किया गया भारतीय संविधान में 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में, ठीक है। इससे रिलेटेड है आर्टिकल 13 DPSP का आर्टिकल 39B एंड 39C,
तो ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि आर्टिकल 31C किससे रिलेटेड है, तो वो आर्टिकल 39B एंड C से। और किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है, तो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के तहत ऐड किया गया है। ठीक है, इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो है 31st C यानी 31C में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 32। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा है, हार्ट एंड सोल बताया है इसको आर्टिकल 32 को। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि बाबा साहब ने किसको आत्मा कहा है, हृदय या आत्मा या हार्ट एंड सोल किसको कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। राइट टू रेमेडी है ना इसमें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। तो ये फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके तहत ही PIL, ठीक है, PIL डाला जा सकता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। संस्था या लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक, ठीक है, कोई नागरिक जो है वो संस्था या लोकहित के लिए कोई भी PIL दायर कर सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 सबसेक्शन 2 कहता है कि 5 प्रकार की रेट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, कौन कौन, हैबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मैंडमस यानी कि परमादेश, तीसरा प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, चौथा सेरेरी इसे उत्प्रेषण कहते हैं, एंड पांचवा है क्यू वारंटो यानी कि इसे अधिकार प्रेक्षा कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इसको देखेंगे पांचों रिटों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, इसका अर्थ ये होगा। और इसमें जो है कोई अथॉरिटी अगर जैसे कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो कोर्ट उसे बुलाकर पूछेगा कि इस व्यक्ति को कैसे आपने गिरफ्तार किया है। ठीक है, इसमें ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह रेट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है यानी गिरफ्तार किया है, अवैध कैद से मुक्त के लिए होता है। तो ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये कालू सन्याल केस इससे संबंधित है। आगे दूसरा देखते हैं, परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय या सरकार या निगम को, ठीक है, लोक कर्तव्यों को, अगर वो पब्लिक सर्वेंट में है और अपना काम नहीं कर रहा है, लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से करने का न करने का आदेश देता है। ठीक है, वो अगर नहीं कर रहा है, पब्लिक कोई ऑफिस एज्यूम कर रखा है, ले रखा है, ठीक है, और उसे काम नहीं कर रहा है, तो उसे जो है आदेश देगा कोर्ट कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, या वो गलत तरीके से कर रहा है तो वो पूछेगा कि आप गलत क्यों कर रहे हो। ठीक है, जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है उसके लिए है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसमें जो है मना करता है व्यक्ति। इसमें जो है यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय यानी कि मान लो कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है, कहता है कि तथा अर्ध न्यायालय कोई अदर ट्रिब्यूनल है तो, ठीक है, मान लो हाई कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और या किसी ट्रिब्यूनल को कहता है अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है, क्योंकि आगे देखते हैं ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निर्णय, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, मान लो फंडामेंटल राइट पे सुनवाई कर रहा है, या अभिकरण है या ट्रिब्यूनल है, मतलब अभिकरण मतलब ट्रिब्यूनल, तो कोई दूसरी सुनवाई कर ले रहा है, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक से रिलेटेड, तो उसमें जो है कोर्ट उसको रोकेगा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, ठीक है, कि आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, उसे बीच में ही रोकेगा, ये ध्यान रखना है, इसमें बीच में ही रोक देगा कार्यवाही को। इसके बाद चौथा उत्प्रेषण, सेरेरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और पूर्णतः सूचित करना। इसमें जो वरिष्ठ न्यायालय होता है ये अधीनस्थ या जो अर्धन्यायिक यानी ट्रिब्यूनल होते हैं उनको कार्य करने निकायों के विरुद्ध उन्हें विरुद्ध ये भी जारी किया जाता है, लेकिन इसमें जो है
हो जाने के बाद कार्य की समाप्ति पर निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, मान लो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल के, और उसने किसी डिसीजन दे दिया तो बाद में जो है हाई कोर्ट उसको रद्द कर देगा। ये है इसमें दोनों में डिफरेंस, तो ध्यान रखना प्रतिषेध और प्रेषण में यही अंतर है। ठीक है, एक कार्रवाई के दौरान होता है, कार्रवाई के बाद निर्णय को भी पलट देता है उस प्रेषण में। ठीक है, वो आप वरिष्ठ न्यायालय। पांचवा देखते हैं अधिकार परीक्षा है। तो इसमें आपका प्राधिकार क्या है, इसका अर्थ ये होता है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण किया है। मान लो कोई अधिकारी नहीं है और वो अधिकारी बन के काम कर रहा है, ठीक है, ये अपने बड़े पद का सेवन वो कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसे जो है तलब किया जाएगा। और ये प्राइवेट पर्सन के लिए नहीं है, केवल जो है पब्लिक जो ऑफिस देख रहा है उसके लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 33 देखते हैं। तो ये 33 बेसिकली जो फंडामेंटल राइट लोगों को दिया गया है, व्यक्ति को, ठीक है, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन को, उसमें एक्सेप्शन है, कुछ लोगों को नहीं दिया गया है। जो पब्लिक ऑफिस बियर कर रहे हैं उनको, जो इन्फॉर्मेशन रखे हैं या पुलिस फोर्स हैं, आर्मी हैं या सिविल सर्वेंट हैं, उनके अधिकारों को कट किया जाता है आर्टिकल 33 के तहत। ठीक है, जैसे कि आर्मी पर्सनल, पब्लिक सर्वेंट्स, आईबी इंफॉर्मेशन ब्यूरो या रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन एजेंसी है, ठीक है, उनके कर्मचारियों को, उनके अधिकार को कट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लीक न करे या अपने अभिव्यक्ति न कर पाएँ अपने, जिससे कि नुकसान न हो सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन के लिए। ठीक है, तो इस पे जो है जो भी लॉ बनाएगा वो जो है पार्लियामेंट बनाएगा। आगे देखते हैं 34, वाइल द मार्शल लॉ इन फोर्स। अगर मान लो किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, मान लो जम्मू कश्मीर में लागू है, तो ये आर्टिकल 34 के तहत है कि वहाँ पे जो है पार्लियामेंट विल मेक लॉ, वहाँ के लिए स्पेशल लॉ बनाए। जैसे कि अफस्पा बना हुआ कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, साथ ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में लगा हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 34 के तहत एक मार्शल लॉ जो है, मार्शल लॉ वहाँ स्पेशल कोर्ट होता है या जो है उनको आदेश होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मार्शल लॉ। आर्मी को स्पेशल अधिकार होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके लिए अलग अलग लॉ बनाया जाता है, अफस्पा और कई अदर लॉ हैं। ठीक है, तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, और इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, उनको अधिकार होता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 35, तो एम्पावर टू पार्लियामेंट मेक लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 35 जो है ये सभी फंडामेंटल राइट यानी कि 12 से लेकर 35 तक, इनमें जो भी कुछ परिवर्तन करना है या जो है इसमें अधिकार बढ़ाना है, इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट जो है इसके लिए उचित है, वही करेगा। बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट के नहीं कर सकते। यानी कि फंडामेंटल राइट में कोई भी संशोधन करना है तो केवल वो जो है पार्लियामेंट हाउस करेगा। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था लेकिन हम लोग जो है इसको बढ़िया से समझे। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फीडबैक कमेंट में दें। ठीक है, अपने यार मित्रों में बांटें, जिससे मेरा जो है जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो थोड़ा मुझे सकारात्मक लगे। देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।